हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सौरी के वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, जिसमें हम बात करेंगे पीसीएस प्री 2022 का जो पेपर सेकंड है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका 8वीं क्लास है आज, जिसमें हम 54 क्वेश्चन अभी तक 53 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 54 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला है, आपके पास जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें क्या पूछ रहा है उसको हम पढ़ते हैं पहले। नीचे दिया गया रेखाचित्र किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था के कृषि, यातायात व अन्य क्षेत्रों पर किए गए प्रतिशत व्यय को दर्शाता है। यदि कृषि पर कुल व्यय 150 करोड़ हो तो यातायात पर किया गया व्यय कितना होगा। तो आपको एक रेखाचित्र दिखा रखा है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में है। इस पर आपको यातायात, कृषि और अन्य, इस पर किया गया आपको प्रतिशत में व्यय दिखा रखा है। जैसे कि आपको यातायात में 17.5% व्यय दिखा रखा है और कृषि में 37.5% व्यय दिखा रखा है और अन्य जो फसलें हैं उन पर 45% का व्यय दिखा रखा है। यानी कि ये जो आयत चित्र आपको, ये वृत्त चित्र, रेखा चित्र आपको दिख रहा है, ये प्रतिशत को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये जो टोटल होगा ये 100% होगा और 100% में से 17.5 तो है आपका यातायात के लिए, कृषि के लिए 37.5 और अन्य क्षेत्रों पर आपका 45% है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कृषि पर कुल व्यय, हम अगर कृषि की बात करें तो कृषि पर कुल व्यय आपके पास जो क्वेश्चन में दिया है वो 150 करोड़ दे रखा है। ठीक है, 150 करोड़ है कृषि का व्यय। तो हमको यातायात पर व्यय कितना होगा वो बताना है, यातायात का। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए हम इसका परसेंटेज देखते हैं कि कृषि का जो अर्थव्यवस्था में परसेंटेज है वो कितना है। तो कृषि का है आपका 37.5%। तो कृषि में 37.5% का जो मतलब है वो 150 करोड़ रुपये के बराबर है। ठीक है, 37.5% जो है 150 करोड़ रुपये हैं। तो हमको क्या बताना है, यातायात का व्यय बताना है। तो यातायात पर कितना है आपका 17.5%। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% का व्यय कितना होगा, तो 150 बट्टा 37.5% होगा। ठीक है, 1% का मतलब इतना हो जाएगा। हमको यातायात पर निकालना है, यातायात पर व्यय। तो यातायात पर व्यय निकालने के लिए इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 17.5%। 1% का मूल्य जो है वो 150 बट्टे 37.5 है। तो 17 का कितना होगा, हम इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा 37.5 मल्टीप्लाई बाई 17.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो 25 से ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 सत्ते 175, और अगर हम इसको 375 को अगर हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये जाएगा 25 से कम 25 15 तो ये 15 टाइम चले जाएगा। ठीक है, अब 15 से 150 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70। और जो हमको ये व्यय दे रखा है ये करोड़ में दे रखा है, तो ये 70 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यातायात पर व्यय किया जाएगा। तो यातायात पर जो व्यय किया जा रहा है वो कितना है, 70 करोड़ रुपया, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने वही क्वेश्चन है, रेखा चित्र तो वही है, लेकिन इस पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। सॉरी, ये अगला क्वेश्चन है, इस पर ये एक पाई चार्ट दे रखा है। तो पाई चार्ट में क्या कह रहा है, किसी प्रदेश में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत जमीन का विवरण दर्शाया गया है। तो आपको यहाँ पर जमीन का विवरण दर्शा रखा है कि धान का जमीन कितनी है, मक्के की ज़मीन कितनी है, बाजरा, ज्वार, गेहूँ और जौ, इन फसलों का आपको विवरण दिखा रखा है कि इनका क्षेत्र कितना है। और ये यहाँ पर जो दिखा रखा है ये डिग्री में दिखा रखा है। जैसे आपको धान का दिख रहा होगा 72 डिग्री, अन्य का दिख रहा है 99 डिग्री, और जो ये मक्का है इसका आपको 45 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप वृत्त का केंद्र की बात करें तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है,
60 अंश का कोण बनता है। यानी कि अगर हम धान का निकालना चाहें कि धान का परसेंटेज कितना है, ये तो हमको डिग्री में दे रखा है, हमें अगर क्षेत्रफल में को निकालना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो कैसे निकालेंगे। धान का है हमारे पास 72 डिग्री, धान का हमारे पास है 72 डिग्री, और 72 डिग्री कितने में से है, 360 डिग्री में से है, लेकिन हमको प्रतिशत में निकालना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 36 दूना 72, 20%। इसका जो धान का प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत क्षेत्र है इसका, 20% क्षेत्र है। इसी प्रकार से गेहूं का भी 20% हो जाएगा क्योंकि 72 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी का निकाल लेंगे प्रतिशत में कितना क्षेत्र दे रखा है। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, किन फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत आने वाली कुल जमीन का 50% क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन फसलों में से उस समूह को बताना है जो कि 50% क्षेत्र को कवर कर रहा है। 50% क्षेत्र कवर करने का मतलब है टोटल जो क्षेत्र है वो 360 डिग्री है, टोटल जो क्षेत्र है वो 360 डिग्री पे है। और अगर इसका 50% निकालेंगे तो 360 का 50% मतलब 180 डिग्री। हमें अब ये देखना है कि 180 डिग्री किस किस फसल को जोड़ के आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सीधे ऑप्शन पर जाएंगे। पहला ऑप्शन देखो, गेहूं, जौ और ज्वार। पहला ऑप्शन आपके पास है गेहूं, जौ और ज्वार। गेहूं पर आपका कितना है, 72 डिग्री है, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ 72। जौ पर आपका कितना है, 36 डिग्री, और ज्वार पर आपका कितना है, 18 डिग्री। इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, 72, 36 और 18। क्या ये आपका 180 आएगा? तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 180 तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। अब हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। धान पर आपको दिखाई दे रहा है 72%, 72 डिग्री। गेहूं पर आपको दिखाई दे रहा है 72 डिग्री, और ज्वार पर आपको दिखाई दे रहा है 18 डिग्री। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो 72 और 72 ये हो जाएगा 144। 144 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो ये 162 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 162। यानी कि 180 डिग्री इससे भी नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है धान। धान पर तो है 72 डिग्री, फिर आपका है गेहूं, गेहूं पर है 72 डिग्री, और फिर आपका है जौ। जौ पर कितना है, 36 डिग्री। इन सभी को अगर हम ऐड करें 72 और 72 144, 144 में अगर हम 36 ऐड कर देंगे तो ये 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि हमको 180 डिग्री का समूह ही तो निकालना था कि कौन सा समूह है जिसको ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये 50% है कुल क्षेत्र का। तो वो वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा धान, गेहूं और जौ का समूह, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका जो पाई चार्ट है वो सेम वही है, इसका क्वेश्चन अलग है। यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन पाई चार्ट का दिखा रखा है, एक पाई चार्ट होगा और इस पर बेस्ड आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको पाई चार्ट समझ में आ गया तो आपके 4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट से आपके 4 क्वेश्चन सही होने की उम्मीद हो सकती है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि ज्वार के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ है, तो ज्वार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1.5 मिलियन एकड़। 1.5 मिलियन एकड़ जो है वो ज्वार का क्षेत्रफल है। तो हमें क्या बताना है, धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना होगा, धान के अंतर्गत। अब आप देखो ये जो ज्वार है, ज्वार में कितना डिग्री है, 18 डिग्री है। ज्वार में कितना है, 18 डिग्री। यानी कि 18 डिग्री का मतलब है 1.5 मिलियन एकड़। 18 डिग्री में कितना क्षेत्र आ रहा है, 1.5 मिलियन एकड़।
तो हमें किसका बताना है, हमें धान का बताना है। और धान पर कितना डिग्री है, धान पर है 72 डिग्री। धान पर कितना है, 72 डिग्री। 18 डिग्री का मतलब 1.5 है, तो 72 डिग्री का मतलब कितना होगा, कितना गुना बढ़ गया अब इसका क्षेत्र। तो 18 से अगर हम 72 पर जाएं तो 18 चौको 72 होता है, यानी कि हम 4 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो क्षेत्र है 1.5 मिलियन एकड़, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि 6.0 मिलियन एकड़ आ जाएगा। हमारा जो धान का क्षेत्र होगा वो कितना होगा, कुल क्षेत्रफल का 6 मिलियन एकड़, जो कि आपको ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया ये। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा इसका लेवल जो है आपको अभी तक के जो क्वेश्चन है उन सभी से अच्छा देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। यदि गेहूं की पैदावार जौ की पैदावार से 6 गुनी है, जौ की पैदावार से 6 गुनी है किसकी, गेहूं की पैदावार। मैं लिख लेता हूं, गेहूं की पैदावार कितनी है, 6 गुना है। 6 गुना मतलब 6 से गुणा करेंगे हम जौ की पैदावार से। जौ की पैदावार, गेहूं की पैदावार क्या है, जौ की पैदावार की 6 गुना है। तो प्रति एकड़ गेहूं व जौ का पैदावार का अनुपात क्या होगा। अब हमको अनुपात किस किस का बताना है, अनुपात हमको बताना है गेहूं का अनुपात जौ से। गेहूं और जौ का अनुपात बताना है किस चीज़ का, प्रति एकड़ पैदावार का, प्रति एकड़ पैदावार का। तो अगर हम किसी भी क्षेत्र की पैदावार की बात करें, पैदावार की बात, तो अगर हम किसी क्षेत्र का अगर पैदावार देखें कि उस पर उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक है, उसकी पैदावार कितनी हो रही है, तो हम इसको देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है उत्पादन अपॉन क्षेत्रफल। ये क्या है, प्रति एकड़, प्रति एकड़, यानी कि एक एकड़ में कितना पैदावार होगा, जो वहाँ पर कुल उत्पादन हो रहा है बटे कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, उसका जो क्षेत्र है वो कितना है। अब आपको यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर ये पाई चार्ट में दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। तो इनको परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो ये वृत्त होता है इसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 का जो ये धान है कितना हिस्सा है, 72 हिस्सा है। ये जो धान है ये कितना है, 72 हिस्सा है किसका, 360 का। हमको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 दूना 72, यानी कि धान का जो आ गया ये 20% आ गया। धान का जो क्षेत्रफल आ गया ये कितना आ गया, 20% आ गया। गेहूं का भी 20% आएगा, क्यों, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल जो है वो 72 डिग्री है। अब जौ का बताओ, क्योंकि जौ 36 है, 36 डिग्री, तो 72 का आधा 36 डिग्री, तो 20% का आधा 10% हो जाएगा हमारे पास जौ का। अब ज्वार का कितना होगा, 36 का आधा यानी कि 10 का आधा 5%। इसी प्रकार 18 यानी कि बाजरे का भी कितना होगा, 5%। और 45% का मूल्य कितना होगा। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अलग से, 45 बट्टे 360 गुणा 100। तो इसको अगर हम 0 से 0 कैंसिल कराएंगे और 5 नम 45 नहीं 9 चौको 36 और 9 पंजे 45, 5.50, 50 बट्टे 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12.5। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5। 12.5% आ गया आपका ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अन्य आपका दे रखा है 99 डिग्री। 99 डिग्री का मतलब इसको अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99% का आपको क्षेत्रफल प्रतिशत में निकल जाएगा।
0 से 0 कैंसिल, 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 तियाँ 36 और 33 तियाँ, तो 330/12। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और ये लगभग आपका आ जाएगा 27.5%। कितना आ जाएगा ये, 27.5%। तो अन्य की वैल्यू आ गई 27.5%। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे अगर कोई भी वैल्यू हमको डिग्री में दे रखी है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि गेहूं की पैदावार जो है वो 6 गुना है जौ की पैदावार का। हमको प्रति एकड़ पैदावार बताना है किसका, गेहूं का और जौ का। तो प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार कितनी हो जाएगी, उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल। अब उत्पादन कितना है इसका, उत्पादन कितना हो रहा है, देखो गेहूं का जो पैदावार है वो कितना हो रहा है, जौ की पैदावार का 6 गुना। तो अगर हम जौ की पैदावार को x मान लेते हैं, जौ की पैदावार को x मान लेते हैं, तो गेहूं की पैदावार कितनी हो गई, 6x। तो कुल उत्पादन कितना हो गया गेहूं का, 6x अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है गेहूं का क्षेत्रफल, गेहूं का क्षेत्रफल देखो आपको 20% दिखाई देगा। 20% मतलब 20 होगा, क्योंकि अब ये टोटल 100% हो गया। 100% का अगर हम 20% की बात करेंगे तो 20 ही होगा, तो इसलिए हमने अपॉन में 20 कर दिया इसको। अब हम प्रति एकड़ जौ की पैदावार की बात करेंगे, प्रति एकड़ जौ की पैदावार। तो जौ की पैदावार हमने अभी कितनी मान रखी है, x मान रखी है। हमने सपोज कर रखा है कि जौ की पैदावार जो है वो x है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब फॉर्मूले में देखो क्षेत्रफल, तो जौ का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 10%। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा x/100। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गेहूं और जौ की पैदावार का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात निकालने के लिए अगर हम गेहूं और बट्टे जौ इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात को निकालने के लिए हम अपॉन यानी कि भागा करते हैं। तो गेहूं का जो पैदावार है इसका मान कितना है, 6x/20 अपॉन जौ की पैदावार कितनी है, x/10। अगर मैं इस x/10 तो हम इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो x/10 को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो क्या हो जाएगा 6/20, और ये मल्टीप्लाई होके रिवर्स हो जाता है 10/x। x से x कैंसिल हो गया, 10 से 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और 2 तियाँ 6, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 1, यानी कि 3:1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1, जो कि आपको ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है। तो आई होप ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग था, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक टेबल फॉर्म पे है, और आंकड़े दे रखे हैं आपको। आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं, अब पहले क्वेश्चन देख लो। एक प्रकाशन संस्था की 5 शाखाओं द्वारा 2 वर्ष 2014-15 में की गई पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। यानी कि 5 संस्थाएं हैं, B1, B2, B3, B4 और B5। इनकी 2014 में कितनी पुस्तकों की बिक्री हुई, ये हज़ार में दिखा रखा है। 68,000, 87,000, 90,000, 63,000, 52,000। और 2015 में अगर आप देखेंगे 72, 73, 100, 77 और 78, ये सभी क्या है, इनकी बिक्रियां हैं जो कि हज़ार में दिखा रखी हैं। अब इसी पे बेस्ड आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाशन संस्था की इन 5 शाखाओं द्वारा किताबों की औसत बिक्री 1000 में वर्ष 2014 में कितनी है। यानी कि 2014 में जो 5 संस्थाएं हैं इनका औसत कितना आएगा, इनका औसत कितना आएगा, कब, 2014 में।
तो अगर मैं 2014 का औसत निकालूं तो औसत निकालने के लिए टोटल कितने आंकड़े हैं आपके पास। B1 का आंकड़ा है 68, फिर 87 B2 का, B3 का है 90, B4 का है 63 और B5 का है आपके पास 52। औसत निकालने के लिए हम सभी को ऐड कर देते हैं और जितनी ये कितनी संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये औसत निकालने का फॉर्मूला है कि हम जितने भी हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं उन सभी को ऐड करेंगे और ये आंकड़े कितने संस्थाओं के दे रखे हैं उसको अपॉन में कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करने तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 होते हैं हमारा 12 8 20 20 5 6 13 36 360 अपॉन 5 आ जाएगा, 360 अपॉन 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 7 35 5 2 9 10 72 आ जाएगा आपके पास ये डिवाइड करके, ऑप्शन आपके पास बी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ऊपर के टेबल से ही पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रकाशन संस्था की किस शाखा का 2 वर्ष की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सर्वाधिक है। यानी कि बिक्री का अंतर आपको बताना है कि सर्वाधिक अंतर किसका आ रखा है। B1 का अंतर अगर आप देखोगे 68 और 72, तो 68 और 72 का अगर आप अंतर निकालोगे तो 4 का अंतर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमको सर्वाधिक अंतर बताना है। अगर आप B2 की बात करेंगे 73 और 87, कितने का अंतर आ रहा है आपको, 7 में से 3 गया 4 और 1, 14 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। 90 से 100 में 10 का अंतर आ रहा है और B4 में कितने का अंतर है, देखो 4 और 1, 14 का अंतर है। अगर आप B5 में देखोगे तो इसमें कितने का अंतर है, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 26 का अंतर आपको B5 में दिखाई दे रहा है जो कि सर्वाधिक अंतर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, B3 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री सभी शाखाओं की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का क्या प्रतिशत है। जो B3 शाखा है इसकी दोनों वर्षों की कुल बिक्री, B3 लिख लेता हूँ मैं पहले। B3 में दोनों वर्षों की कुल बिक्री कितनी है, 90 धन 100 यानी कि 190। B3 की अगर हम बात करें तो 190 इसकी क्या है, कुल बिक्री है। अब ये पूछ रहा है कि सभी शाखाओं की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। सभी शाखाओं का यानी कि हमें 2014 का भी बताना है, 2015 का भी। इन सभी को ऐड करके हमें ये बताना है कि ये B3 इसका कितना प्रतिशत है। तो अगर हम 2014 को ऐड करें सभी को, 2014 को अभी हमने ऐड किया था इससे पहले, तो 2014 को जब हमने ऐड किया था तो 360 आया था। 2014 को अगर हमने ऐड किया था तो 360 आया था और 2015 को अगर हम ऐड करेंगे, सभी को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आता है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ये आ रहा है 400। ठीक है, तो दोनों वर्षों का अगर हम फिर से ऐड करें, 2014 और 2015 को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 0 6 और 4 3 7, 760 आ जाएगा, जो कि दोनों वर्षों की कुल बिक्री है। दोनों वर्षों की कुल बिक्री कितनी है आपकी, 760 है। और B3 शाखा की 2 वर्षों की कुल बिक्री कितनी है, 190 है। तो ये कितना प्रतिशत है कह रहा है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं किसका, B3 की शाखा का 190 का, किससे, जो कुल है, कुल बिक्री कितनी है 760, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा 100% आ जाएगा। अगर हम इसके बात करें, ये 190 ऊपर आएगा। ठीक है, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो 190 हमारा नीचे ऊपर आएगा, 760 नीचे, रेफरेंस वाला हमारे पास हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करें, 19 चौको 76, 19 एकम 19, 19 चौको 76, 1/4, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, 100 को, तो 25 चौको 100, तो ये 25% आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि आपका B3 शाखा का 2 वर्षों की कुल बिक्री का
परसेंटेज है, तो ऑप्शन ए आपके पास सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच।